टीजीटी और पीजीटी ऐसी परीक्षा की प्रकृति है जिसको आप एक महीने में या यूँ कहें कि आप ऊपर ऊपर पढ़ करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी होगी और सब्जेक्ट को पूरे गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। सीट कम है इसलिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सीट कम होती है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे कि एक तगड़ा कंपटीशन होता है। उसमें आपको एक औरों से बेहतर, औरों से अलग तैयारी करने की आवश्यकता होती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो आपको एक अलग ढंग से, अलग तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। और इसके लिए आप जो है एक ऑथेंटिक बुक को पढ़े ही पढ़ें, साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो प्रैक्टिस सेट की कमी हम पूरी कर रहे हैं, आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, खास करके सोशल साइंस की, और हम इतिहास और भूगोल की अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बढ़ते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ, और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने टीजीटी के लिए इतिहास और भूगोल की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को चलाया है, जो कि आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बहुत बार रिवीजन ना करने की वजह से आप सिलेक्शन थोड़ी सी मिस कर जाते हैं और कुछ नंबर से आप रह जाते हैं। ठीक है, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके जस्ट बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो आप तैयारी इस तरह से करें कि आपका टीजीटी में सिलेक्शन तो हो ही हो, उसके साथ साथ आपका एलटी ग्रेड में भी चयन हो सके। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। आइए देखते हैं, और क्वेश्चन में जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चन एडिशनल आप नोट कर पाएँ। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? कापरनिकस, आई न्यूटन यानी कि आइजैक न्यूटन, हेरोडोटस या फिर अरस्तु ने? तो इसकी जो परिकल्पना की प्रस्तुति की थी वो की थी एन कापरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ देखते हैं इन्फॉर्मेशन से संबंधित। इसको बोलते हैं भू केंद्रित विचार यानी कि जियोमेट्रिक व्यू। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है जिसके चक्कर सभी आकाशीय पिंड लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपको, हमको नहीं लगता कि आप इसको क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे। श्योर है मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर जीवमंडल? तो आपको पता है कि जो वायुमंडल है वो किस जगह पे है? तो वायुमंडल हमारे स्थलमंडल पे है, और स्थलमंडल का पार्ट ही वायुमंडल है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। जीवमंडल भी नहीं होगा और जलमंडल भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन विद्यमान है वो है स्थलमंडल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सीजन से ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस विद्यमान है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यदि आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो फिर भी कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ग्रीष्म संक्रांत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह बात होती है ग्रीष्म संक्रांति यानी कि 21 जून की बात हो रही है। 21 जून को आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस कंडीशन में जो है ये क्या क्या इसमें सत्य है? तो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और सूर्य मकर रेखा पर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 1 और 3 यानी कि पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो सूर्य के चारों जो परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को जो है सूर्य के सबसे दूर होती है, उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर या फिर सूर्योच्च। एक नया शब्द है सूर्योच्च, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सूर्योच्च बोलते हैं और इसी को अपसौर भी बोलते हैं। अब आपको बात करनी है कि उपसौर कब होता है। अपसौर तो 4 जुलाई को होता है, और अब बतानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उपसौर कब होता है, ये आप बताएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर निर्यात? तो किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? यह जो है ये है तृतीयक क्षेत्र,
ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आप ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? डेन्यूब, राइन, वोल्गा या फिर एल्ब। तो आंतरिक जलमार्गों के रूप में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त नदी है वह नदी है राइन नदी और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो राइन नदी है यह जो है राइन जलमार्ग यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है, यानी कि जो राइन का प्रमुख जलमार्ग है वो है यूरोप का राइन जलमार्ग। राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ये भी ध्यान रखना है, कभी पूछ ले कि राइन नदी कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर ये प्रवाहित होने वाली नदी है। और राइन नदी का जो विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है, जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। तो इसको कोयला नदी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरमरा सागर जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? एजोब के साथ काला सागर को। तो जो मरमरा सागर है वह जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या फिर उत्तरी भाग में? तो जो दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 89,078 क्या इधर सकड़ा 10,000 89,7800 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर से सुनिए, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में ये फैला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। माउंट ब्यूलर, माउंट कोयोब या फिर बैरनदीप। तो भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरनदीप, एकमात्र ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में या फिर छोटा नागपुर पठार में? तो जो पाट क्षेत्र है वह है छोटा नागपुर पठार में और यह ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च भूमि स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति है। इसी को हम लोग पाट बोलते हैं या फिर इसी को पाट लैंड बोलते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है? रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, परत अपर्दन या फिर असफाल अपर्दन? तो जो उत्खात भूमि होती है उसका जो विकास होता है वह होता है अवनलिका अपर्दन में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, बराकर, इंद्रावती या फिर दामोदर? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वह है इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप करेक्ट लगा के चलें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ये जो क्वेश्चन हमने अभी पहले डिस्कस किया वही क्वेश्चन है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए और 20% यानी समथिंग 21%। और उससे सबसे ज़्यादा क्या है? ये नाइट्रोजन है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? बुलार्ड, मैकेंजी, हैरी हैंस या फिर मोर्गन ने? तो समुद्र तल प्रसार की धारणा यह जो है प्रस्तावित किया था हैरी हैंस ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? 95 से 150 डिग्री, 100 से 155 डिग्री या फिर 105 से 145 डिग्री या फिर 105 से 155 डिग्री? तो यह जो है 105 से 145 डिग्री के बीच में ये प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन विल बी जो करेक्ट आंसर। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया था रेडजेल्ट के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? तो जो मिश्रित खेती होती है वो ऐसी खेती होती है जिसमें आप जो है
कृषि तो करें ही करें, साथ साथ पशुपालन का भी उसमें आप जो है उसके साथ 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 आप पशुपालन भी उसमें कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र भी कार्यरत होता है। फसल और पशुपालन का संयोजन, किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। तो इसमें कौन सा सही है? ये है फसल और पशुपालन का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन, 1989 में योजना आयोग यानी कि अब इसको नीति आयोग कहा जाता है ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? तो यह किया था 15 जलवायु प्रदेशों में। और ये 15 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? इसका जो आधार था ये था मिट्टी के आधार पर यानी कि मृदा के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, जल संसाधन आदि के आधार पर इन्होंने 15 जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और बताना इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन लग रहा दिख नहीं पाएगा, दिख तो जाएगा। चलिए, याकूत कहाँ से संबंधित है? यानी कि ये आदिवासी इधर दिया है, ये दिया है निवास स्थान। तो याकूत जो संबंधित हैं वो हैं साइबेरिया से, पहले का यानी कि ए का 4। दूसरा क्या है? बद्दू कहाँ संबंधित है? बद्दू संबंधित है सऊदी अरब से, ठीक है। तीसरा है मसाई, और मसाई संबंधित हैं केन्या से, ठीक है। और चौथा है डी लैप्स कहाँ संबंधित है? स्कैंडिनेविया से। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका मिलान कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, भाबर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश या फिर मालाबार तट। तो भारत के पहाड़ी प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण है? निर्माण कार्य, रेशम कीट पालन, खुदरा और थोक व्यापार या फिर शोध अनुसंधान। तो इसमें जो चतुर्थ क्रियाकलापों का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका डी, शोध अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को कहा जाता है अश्वंशांश। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन, हेलोस्फीयर या फिर हेलोक्लाइन। तो वह स्थान जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें किससे संबंधित हैं? रूपांतरित, अवसादी, अजैविक या फिर आग्नेय। तो यह संबंधित हैं अवसादी चट्टानों से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होगा कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं वहीं से तेल और कार्बनिक चट्टानें पाई जाती हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेडरिक रेडजल, रिचथोफेन, ग्रिफिथ टेलर या फिर एलर चर्चिल सैम्पुल। तो यह दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये काफ़ी फेमस है, रुको और जाओ निश्चयवाद। थीमेटिक मानचित्र किससे संबंधित है? विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है या फिर अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है या फिर चौथा है क्षेत्र की सतही विशेषताओं को चित्रित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। यानी कि यह विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है, अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है। चौथा नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा हो गया है, चलिए फिर भी लगता दिख जाएगा। एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तो जो एनीमोमीटर होता है वो संबंधित होता है आकाशीय पिंडों की स्थिति का समुद्री जहाज़ों से निर्धारण हेतु। यानी कि पहले का हो जाएगा 3, हवा की गति को मापने के लिए होता है एनीमोमीटर। सैम्प्स टेंट क्या होता है? तो सैम्प्स टेंट जो होता है वो होता है आकाशीय पिंडों की स्थिति तथा का समुद्री जहाज़ों के साथ निर्धारण। यानी कि बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस में दिख रहा है? ए का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मिला लेते हैं
क्लाइनोमीटर ढाल का कोण नापने के लिए, यानी कि सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। रडार क्या, गतिमान एवं स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, आपको पता ही होगा रडार क्या होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट किताब लिखी है? हम्बोल्ट, रेडजल, रीटर या फिर सैम्पुल? तो किसने लिखी है? यह लिखी है आपके सैम्पुल ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वह कौन सा है? भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या फिर शीतोष्ण वन? तो किस प्रकार की जो वनस्पति है वो है बोरियल वन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कास्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी किसके द्वारा? मैकिंडर द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा या फिर टालमी द्वारा? तो कास्मोग्राफी शब्द की जो रचना की गई थी वह की गई थी हम्बोल्ट द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, बट नॉट लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन कौन सा सही है। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो आइसोहेलाइन जो संबंधित है वो है लवणता से, यानी कि पहले का 2। आइसोवाल जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका समगति से। और आइसोहाइड जो संबंधित है वह संबंधित है आपके समवर्षा से। और आइसोबार जो हो जाएगा दबाव से। यानी कि ए का दो किस में दिख रहा है? ए का 2 पहले सी में दिख रहा है। ए का 2, बी का 3 जो है आइसोवाल समगति, यानी बी का 3 दिख रहा है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3 और सी का आइसोहाइड समवर्षा 1 हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहे 31 क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 में हमने कवर किए हैं। इसके साथ साथ हम रोज़ इसको कवर करने वाले हैं 10 बजे, और शाम को 8 बजे इतिहास की होगी, यानी कि शाम को 8 PM पे 7:30 7:30 पे आपको होगी इतिहास की प्रैक्टिस सेट। तो आप इसको भी मिस ना करें। और आपकी कितनी है 31 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। धन्यवाद।